हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। एक ज़रा सा समय हमारी इस वीडियो के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि ये वीडियो आपके और आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। माई सेल्फ रविंदर शिवरान, और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल पर, जिसका नाम है थिंक आउटसाइड द बॉक्स। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी देश की पहचान विश्व के पटल के ऊपर बनाने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। जैसे नंबर 1 पॉलिटिक्स, नंबर 2 ट्रेड, नंबर 3 जीडीपी, नंबर 4 फिटनेस लेवल। फिटनेस लेवल और स्पोर्ट्स दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो वर्ल्ड में हर देश की एक पहचान स्पोर्ट्स और फिटनेस के नाम पर है। आइए बात करते हैं भारत और वर्ल्ड में भारत कहाँ स्टैंड कर रहा है स्पोर्ट्स के मामले में। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स, इसका मतलब क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। स्पोर्ट्स की हिस्ट्री के बारे में। स्पोर्ट्स की शुरुआत मेसोपोटामिया, रोम और ग्रीस जैसे देशों से हुई है। मेसोपोटामिया के लोग तीरंदाजी में बहुत ज़्यादा अव्वल माने जाते थे। वो लोग आंख बंद करके निशाना लगाने के लिए मशहूर हुआ करते थे। बच्चा बच्चा वहाँ पर तीरंदाज हुआ करता था। वहीं ग्रीस के लोगों को रेसलिंग, घुड़सवारी का बहुत ज़्यादा शौक था। जैसे आपने बहुत सारी मूवीज़ भी देखी होंगी, जैसे स्पार्टियंस 300 बहुत ही फेमस मूवी रही है। वहाँ के लोग लड़ाकू किस्म के होते थे। वहीं से हमारे जो आज के गेम होते हैं ओलंपिक्स, उनका जन्म हुआ है। ओलंपिक्स की शुरुआत 776 बीसी के अंदर हरक्यूलिस द्वारा की गई, जो कि जियूस के बेटे माने जाते थे। ओलंपिया नाम के पहाड़ी पर सबसे पहली बार ओलंपिक्स खेले गए। ओलंपिक स्टार्टिंग में एक मेले के स्वरूप में खेले गए थे, बट धीरे धीरे उसकी शुरुआत हुई, आगे बढ़े और देश दर इनका प्रचार हुआ। और आज ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पोर्ट्स लेवल पर है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारत में खेल कहाँ से आया और कैसे कैसे ये आते चले गए। भारत में अगर खेल की बात करें तो एक काल में तीरंदाजी सबसे ज़्यादा फेमस थी। दूसरा, फिर मुगल काल आया। मुगलों ने हमें पोलो खेलना सिखाया। मुगलों के समय में, मुगलों के काल में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल पोलो को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत भी पोलो खेलते हुए हुई थी। इसके बाद आते हैं ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों ने वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा जो मॉडर्न गेम है उनको जन्म दिया है। जितने भी गेम हम देखते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, जितने भी ज़्यादातर जो गेम्स हैं, उनका आधुनिक स्वरूप इंग्लैंड के द्वारा दिया गया है, ब्रिटेन के द्वारा दिया गया है। आइए कुछ नज़र डालते हैं जो हमारे हीरोज़ इंडिया के लिए आज तक मेडल जीत के लेके आए हैं। ओलंपिक्स में बात करेंगे और क्रिकेट से अलग बात करेंगे हम। क्रिकेट को इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, वो एक जुनून है, वो एक जोश है। क्रिकेट को इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। हम बात करेंगे ओलंपिक्स की। ओलंपिक्स की जो भारत की जर्नी है, उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है नॉर्मन पिचार्ड का। नॉर्मन पिचार्ड 1900 के ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने 200 मीटर हडल में। बट इनका मेडल इंडिया में काउंट नहीं होता है। हमें जितनी जानकारी है उसके अनुसार इनका मेडल इंडिया के लिए काउंट नहीं होता है। लेकिन अगर बात करें कि फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल किसने जीता, तो उसमें एक महाराष्ट्र के बड़े ही अच्छे होनहार खिलाड़ी आते हैं। पहलवानी से इनका ताल्लुक है, नाम है के डी जादव। फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल की अगर बात करें तो वो अभिनव बिंद्रा जी ने जीता था राइफल में, शूटिंग में। इसके अलावा लिएंडर पेस जी ने सबसे ज़्यादा बार ओलंपिक में पार्टिसिपेशन करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। फर्स्ट वुमेन जिसने मेडल जीता इंडिया के लिए, कर्नम मल्लेश्वरी जी, आप सभी ने उनके नाम सुना होगा। इनका ताल्लुक वेट लिफ्टिंग से है। इसके अलावा पहलवान सुशील कुमार जी, जिन्होंने
2 बार मेडल जीते, 1 बार ब्रॉन्ज मेडल और 1 बार सिल्वर मेडल। इसके अलावा भिवानी से जिनका ताल्लुक है, बॉक्सिंग से जिसका ताल्लुक है, बॉक्सर विजेंद्र कुमार जी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके अलावा विजय कुमार शूटिंग में जीता इन्होंने। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये भी शूटिंग से इनका ताल्लुक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, लेकिन हम इस लिमिटेड टाइम के अंदर, इस लिमिटेड वीडियो के अंदर सबका नाम नहीं डाल सकते। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबसे माफ़ी चाहूँगा। ये कुछ हमारे आइडियल्स हैं जिन्होंने आज तक हमारे देश के लिए मेडल जीते हैं। लेकिन ये इतने से ही क्यों हैं दोस्तों? यही आज का टॉपिक है दोस्तों। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे देश की है, लेकिन उसके बावजूद भी मेडल सिर्फ गिनती के हैं। आज तक भारत ओलंपिक के अंदर 41, सिर्फ 41 मेडल जीत पाया है। दोस्तों, बड़े ध्यान से और सोचने वाली बात है कि जिस देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो, जिस देश में गली गली के अंदर प्लेयर्स भरे पड़े हो, उस देश में सिर्फ 41 मेडल। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा दुखद ये बात है। सरकारें, लोग, खिलाड़ी, कोचेस, फिटनेस के इस पिछड़ेपन के लिए किसको जिम्मेदार माने? आज हम उन प्रॉब्लम्स में से कुछ प्रॉब्लम्स को अपने चैनल पर उठाने का काम करने। पहली जो प्रॉब्लम है वो आप सबको पता है कि खिलाड़ी के साथ, कोई भी खिलाड़ी बड़े लेवल से, मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा बड़े अमीर परिवार से आता होगा। एक खिलाड़ी कहाँ से निकलकर कहाँ पहुँचता है, उसकी जो जर्नी है वही उसकी कहानी बनती है। और ज़्यादातर जो स्पोर्ट्समैन हैं जिनको हम जानते हैं, जो आज उभर कर आए हैं, उनमें से ज़्यादातर ऐसे गरीब घर से आते हैं जिनके पास दोनों टाइम का अच्छे से खाना खाने को नहीं होता। जो पहली प्रॉब्लम है वो है फाइनेंस की, स्पॉन्सर्स की। खिलाड़ियों के पास स्पॉन्सर की बहुत ज़्यादा कमी है। उनके पास स्पॉन्सर नहीं है, उनका आने जाने का खर्चा कैसे हो, उसके अलावा डाइट का खर्चा कैसे हो। डाइट एक अहम भूमिका निभाती है। विदाउट डाइट नो फाइट, ये बात आप सबने सुनी होगी। बिना डाइट के तो कोई फाइट हो ही नहीं सकती दोस्तों। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी हमारे देश में है उसको आप सभी जानते हैं। स्टेडियम्स कितने हैं हमारे देश में। उसके अलावा अगर एक स्टेडियम में 1000 खिलाड़ी हैं तो 1000 खिलाड़ी एक समय पर प्रैक्टिस करें, मुझे नहीं लगता कि हर खिलाड़ी को एक सफिशिएंट टाइम वहाँ पर मिल पा रहा है। एक ट्रेनिंग साइकिल उसकी सही तरीके से चल पा रही है। उसके अलावा गवर्नमेंट की भी कुछ कमियां रही हैं। गवर्नमेंट सही टाइम पे सही डिसीजन ले। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है किसी बच्चे को, किसी खिलाड़ी को ऊपर ले जाने में और नीचे ले जाने में, वो सब आप जानते हैं। इंटरनल पॉलिटिक्स जो स्पोर्ट्स में चलती है उसको भी आप बखूबी जानते हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों की भी कुछ कमियां रहती हैं। मैं सारा ब्लेम दूसरों के ऊपर नहीं डालूंगा, खिलाड़ियों की भी गलतियां रहती हैं दोस्तों। उनका डिस्ट्रैक्शन, उनका समय, ट्रेनिंग के टाइम पे बाहर रहना या ट्रेनिंग को सफिशिएंट टाइम ना देना उनके पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण बनता है। इसके अलावा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट हमें बनाकर दे रही है, क्या हम उसका रख रखाव कर रहे हैं? क्या हम उसको अपनी प्रॉपर्टी मान रहे हैं? क्या हम उसको ये जिम्मेवारी के साथ उसका रख रखाव कर पा रहे हैं?
कि ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए या हमारे साथियों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। गवर्नमेंट बार बार इतने बड़े बड़े स्टेडियम्स, इतने बड़े बड़े पार्क्स नहीं बना सकती दोस्तों, क्योंकि ये जो पैसा जा रहा है इसको बनाने में, ये हमारी जेब से जा रहा है, आपकी जेब से जा रहा है। तो बार बार पैसा दें, बार बार हम किसी की उम्मीद करें क्योंकि ये गवर्नमेंट आएगी, ये खेलों के लिए ये करेगी, तो कहीं ना कहीं हम खुद भी जिम्मेवार हैं दोस्तों। अच्छे कोचेज, आज के समय में अगर कोचेज की बात करूं तो ज़्यादातर लोग वो हैं जो या तो अपनी एकेडमी चला रहे हैं, उन्हीं बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं जो उनकी एकेडमी प्रैक्टिस करते हैं। पार्शलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों, ज़रूरत है इसको ठीक करने की। एक कोच की क्वालिफिकेशन सेट होनी चाहिए। वैसे तो हमारे देश में NIS जो पटियाला के अंदर है, एक इंस्टीट्यूशन है जो NIS का कोर्स करवाता है, कोचेज का कोर्स करवाता है। बट उसके अलावा भी आपको गली मोहल्ले में कोचेज मिल जाएंगे जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वो शुरुआत करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करवानी चाहिए, वो अपने लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनको सही इन्फॉर्मेशन दी जाए, क्योंकि बच्चे का अगर स्टार्टिंग स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे अगर उसके साथ कोई दिक्कत हो जाए दोस्तों, तो वो लाइफ लॉन्ग उसको परेशान करती है। उसके कैरियर को डिसाइड करने में अहम भूमिका उस कोच की रहती है जो शुरुआती होता है। इसको अगर साइड रख दे, दरकिनार करें इन चीज़ों को, तो इसके अलावा एक आखिरी और अहम जो बात है दोस्तों, वो है फेक सर्टिफिकेट, फेक मैचेस। आज इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है दोस्तों। हम स्कूल में काम करते हैं एज ए फिजिकल टीचर, आप लोग भी करते होगे, आप कोच भी होगे, आप पेरेंट्स भी हैं, आप प्लेयर्स भी हैं। कैसे पहचाने कि कोई बच्चा अगर कोई मैच खेल रहा है, वो नेशनल, वो स्टेट, वो डिस्ट्रिक्ट, कितना वैलिड है? ये बात हमें सोचनी पड़ेगी, कोई ऐसा जरिया ढूंढना पड़ेगा जिससे उसकी वेरिफिकेशन हो सके। वरना अक्सर बच्चे ऐसे गेम खेलने जाते हैं जैसे नेपाल चला गया, कोई भूटान चला गया, कोई थाईलैंड चला गया। ऐसे फेक गेम्स बच्चे खेलते हैं। उसके बाद बच्चा कहीं जॉब के लिए या कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जब उन सर्टिफिकेट्स को अप्लाई करता है, उस दिन उसको पता लगता है कि ये सर्टिफिकेट तो वैलिड ही नहीं है। देखिए दोस्तों, कितना बड़ा धोखा उस बच्चे के साथ। उस बच्चे के साथ, उसके घर वालों के साथ क्या बीतेगी, जो आज तक उसके ऊपर खर्चा लगाते आए, उसको सपोर्ट करते आए, और आज जाकर उनको पता लग रहा है कि जो उस बच्चे ने अचीव किया वो तो सारा फेक है। दोस्तों, ज़रूरत है इसको पहचानने की, इन चीज़ों से बचने की। जो भी आप खेल रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, मैं हर प्लेयर से, हर पेरेंट से और हर कोच से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी गेम आप खिला रहे हैं उसकी वैलिडेशन ज़रूर जांच लें। ये इंडियन गवर्नमेंट ने 2036 ओलंपिक का टारगेट रखा है कि हम टॉप 10 लिस्ट में होने चाहिए। हम भी उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ये संभव हो, पर जो समस्याएं हमारे साथ चल रही हैं दोस्तों, उनके मद्देनज़र ये सिलसिला मुकम्मल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आई होप कि गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देगी, सारे प्लेयर्स, सारे कोचेस स्कूल लेवल से इन चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे और इसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट बहुत अच्छी पॉलिसीज़ भी लेके आ रही है, ऐसा नहीं है। बजट भी इस बार खेलो इंडिया का 20 करोड़ बढ़ा दिया गया है। साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बजट भी इस बार 26 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छे स्टेप गवर्नमेंट अपने लेवल पे ले रही है, जिनसे हो सकता है कुछ बढ़ावा मिले। बट देयर इज ए वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि गवर्नमेंट कभी भी
हर खिलाड़ी को स्पॉन्सर नहीं कर सकती, हर खिलाड़ी को सपोर्ट नहीं कर सकती। ये एक कड़वा सच है जो हम सभी जानते हैं। पर स्पॉन्सर्स की जरूरत तो हर खिलाड़ी को होती है। हम एक सामाजिक लोग हैं और आप सब भी एक सामाजिक लोग हैं। हम सब की एक ड्यूटी है कि हम सब साथ मिलकर ऐसे बच्चों को, ऐसे खिलाड़ियों को, ऐसे कोचिज़ को सपोर्ट करें जो अंडररेटेड है। उनको स्पॉन्सर करके, उनको मोरल सपोर्ट करके या कैसे भी हमको उन सपोर्ट करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं जितने भी हमारे दर्शक ये देख रहे हैं, अगर उनमें से कोई इतना कैपेबल है कि वो किसी बच्चे को, किसी खिलाड़ी को स्पॉन्सर कर सके, तो मैं उनसे विनती करता हूं कि वो आगे आएं और ऐसे बच्चों की मदद करें। हो सकता है आपका स्पॉन्सर किया हुआ बच्चा कल को ऐसा नाम रोशन कर दे देश का कि सारी दुनिया देखती रह जाए। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हर खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे, बट एटलीस्ट वो बच्चा एक अच्छी जॉब पालेगा, अच्छी समाज में एक इज्जत कमा सकता है। और अच्छा समाज तभी बनेगा जब विचार अच्छे होंगे, और विचारों को अच्छा करने की जिम्मेवारी हमारी है। हम आप सभी के बीच में ये चैनल इसीलिए लेके आए हैं ताकि अच्छे विचारों का प्रचार कर सकें। कुछ ऐसे लोगों से आपको रूबरू करवाएंगे जो स्पोर्ट्स के फील्ड में, फिटनेस की फील्ड में या किसी भी फील्ड में सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं समाज को आगे बढ़ाने का और सही तरीके से चलने के लिए कोई ना कोई कार्य करते जा रहे हैं। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हमको किसी भी तरीके से अपने चैनल तक ले आए, उनकी विचारों को, उनकी बातों को हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुंचा पाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी हमारा पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये मेरे अकेले के बस की तो नहीं। ये तभी संभव है जब आप सभी हमारी इन वीडियोस को, हमारे इन विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो मैं सबसे अपील करता हूं कि हमारे इस चैनल को जितना ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकें, जितने ज़्यादा खिलाड़ियों, कोचेस और लोगों तक पहुंचा पाएं, उतना पहुंचाइए दोस्तों। और तब तक के लिए एक चेहरे पे छोटी सी स्माइल जरूर रखें, क्योंकि आज के समय में डिप्रेशन सबसे बड़ी बीमारी है। और डिप्रेशन तभी आता है जब आप अकेले रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक होइए, लोगों से हंसी मजाक करो, अच्छे विचार रखो, अच्छी डाइट रखो। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। हम लगातार शॉर्ट्स के रूप में आप लोगों तक कुछ ना कुछ फिटनेस की ट्रिक्स पहुंचा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को वो चीज़ अच्छी लग रही होगी। हम लगातार ऐसा कंटेंट आपके लिए लेके आते रहेंगे जिससे लोगों को जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने विचारों को रखिए कि कौन सी चीज़ हमसे छूट गई है या कौन सी चीज़ हमें आगे लेके आनी चाहिए। और ख़ास करके मैं दरख्वास्त करता हूं उन खिलाड़ियों से, उन कोचेज से जो कहीं ना कहीं समाज को प्रेरित कर सकते हैं, जिन्होंने एक छवि, एक उपलब्धि इस समाज में अपनी हासिल की है, वो कृपया करके आगे आएं, हमें कांटेक्ट करें और हमसे बात करने की कोशिश करें, ताकि हम मिलकर उनके विचार आप लोगों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद दोस्तों।